हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस कोर्स में जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बिजनेस फैसिलिटेटर। हम इस कोर्स के 5th चैप्टर पर हैं जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग। आइए इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। इस चैप्टर के एंड होने तक आप सीख पाएंगे बैंकिंग की अलग अलग लिस्ट के बारे में, ब्रांच और यूनिट बैंकिंग के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, होलसेल और रिटेल बैंकिंग के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, कोर एंड वर्चुअल बैंकिंग के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, चेन एंड कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे कि सोशल, नैरो, इस्लामिक एंड शैडो बैंकिंग क्या है, साथ ही रिलेशनशिप, पैरा, ऑफशोर एंड ग्रीन बैंकिंग क्या है वो भी जानेंगे, और मिक्स्ड एंड यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है वो भी सीखेंगे। आज हम उन बैंक्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो या उन्हें यूज़ किया हो, लेकिन ये बैंक्स बैंकिंग इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी आप बैंक के बारे में सोचते हैं तो पहली बात आपके माइंड में आती है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां आपकी सेविंग्स एंड चेकिंग अकाउंट्स हैं, राइट? बात सही है, पर उन बैंक्स के साथ साथ और भी वेरियस टाइप्स के बैंक्स हैं जो हमारी कंट्री में ऑपरेट होते हैं। ये बैंक्स एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा में लगे डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करते हैं। इनकी सर्विसेज के आधार पर इंडिया में इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को वेरियस टाइप्स से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, लेट्स लिस्ट देम। टाइम ऑफ इनवॉइस। एज पर सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट, जब सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है, इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इशू करना पड़ता है, पहले या फिर जब रेसिपिएंट्स के लिए गुड्स डिस्पैच हो रहा है तब। बहुत से अलग केसेस में इनवॉइस इशू करना पड़ता है बिफोर और एट द टाइम जब गुड्स रेसिपिएंट को डिलीवर्ड किए गए हैं। इसी तरह सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी इनवॉइस इशू करना पड़ता है पहले या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बाद में, बट 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। जब इनवॉइस इशू किया जाता है, सप्लायर लायबल बन जाता है GST टैक्स अमाउंट के पेमेंट के लिए जो इनवॉइस में मेंशन्ड है। इसलिए इनवॉइस तभी इशू करना चाहिए जब सप्लाई स्टार्ट होता। ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग अपनी वेरियस ब्रांचेस के थ्रू बिजनेस में इन्वॉल्व है। ब्रांच बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के सेक्शन 23 के अंडर सेटअप की जाती है। एक ब्रांच को ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी को पूरा करने के लिए इन सभी बैंकिंग सर्विसेज को, जो हैं एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच, एक सैटेलाइट ऑफिस, एक एक्सटेंशन काउंटर, एक ATM, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सर्विस ब्रांच और एक क्रेडिट कार्ड सेंटर को शामिल करना चाहिए। ब्रांच बैंकिंग का एडवांटेज है कि ये मोर मैनेजमेंट, मोर इंक्लूजन और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करती है। और ब्रांच बैंकिंग का डिसएडवांटेज है कि ये आउटसाइड लोकल इन्फ्लुएंसेस को एनकरेज कर सकता है। यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग एक सिस्टम बैंकिंग है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। ये बैंकिंग का लिमिटेड तरीका है जहां लोकल कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए बैंक सिर्फ एक सिंगल ब्रांच से ऑपरेट या सेम एरिया की फ्यू ब्रांचेज से काम करते हैं। ब्रांच बैंकिंग के कंपैरिजन में यूनिट बैंक्स बहुत स्मॉल होते हैं। स्मॉल साइज और यूनिट स्ट्रक्चर के कारण यूनिट बैंक्स में डिसीजन बहुत फास्ट लिए जाते हैं। यूनिट बैंक्स में मैनेजमेंट एंजॉय मोर ऑटोनॉमी एंड मोर डिस्क्रेशनरी पावर्स। हालांकि सिंगल यूनिट्स होने के कारण रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड और डाइवर्सिफाइड नहीं है। चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग का मतलब बैंकिंग की टाइप से है। जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स 3 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंटली चार्टेड बैंक्स को ऑन और कंट्रोल करने के लिए एक साथ आते हैं। कॉमन कंट्रोल और ओनरशिप होने के बावजूद हर एक बैंक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए रख सकता है। चेन बैंकिंग में बैंक्स को स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए असाइन किया जाता है ताकि प्रॉफिट्स का लॉस ना हो और इंटरेस्ट ओवरलैप हो। कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग। कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग 200 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सेप्टेड है। फॉरेन कंट्रीज में बैंक्स द्वारा बिजनेस करना ये एक प्रॉफिटेबल तरीका है जिसमें उनके पास फिजिकल प्रेजेंस या लिमिटेड ऑपरेशनल परमिशंस नहीं होते। कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स एक होम बैंक के बैंकिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं
जहां होम बैंक ऑपरेट नहीं करते वहां ये बैंक्स कस्टमर्स को वेरियस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये कस्टमर्स को उन प्लेसेस पर भी बैंकिंग ऑपरेशंस करने में हेल्प करता है जहां उनके बैंक्स की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। कस्टमर्स ऐसे बैंक के लिए लॉयल रहते हैं क्योंकि फॉरेन लैंड में उन्हें एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस मिलती है। मिक्स्ड बैंकिंग। मिक्स्ड बैंकिंग वो सिस्टम है जिसके अंदर कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक साथ काम करते हैं। ये बैंक्स इंडस्ट्रियल कंसर्न को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। ये बैंक उन एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं जो वेरियस फाइनेंशियल इश्यूज और कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को गेज करने में भी हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रीज को डिफरेंशियल फाइनेंशियल नीड्स के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर नहीं जाना पड़ता है और इस तरह से दे प्रमोट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हालांकि ये बैंक की लिक्विडिटी के लिए सीरियस थ्रेट पैदा कर सकते हैं और बैड डेट्स को भी जन्म दे सकते हैं। सोशल बैंकिंग। सोशल बैंकिंग एक कॉन्सेप्ट है जहां बैंकिंग सर्विसेज मास वेलफेयर और पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम करती है। इंडियन पॉपुलेशन के रिमोटेस्ट सेगमेंट के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को रियलिटी बनाने के लिए आरबीआई ने कुछ कमेंडेबल पहल की है। इनमें से कुछ हैं: दूर दराज के गांव में हर घर के दरवाजे पर बैंकिंग सर्विसेज की डिलीवरी के लिए आईसीटी बेस्ड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल को अवेलेबल करना, बैंक्स के लिए 3 साल का फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान करना। ये 2010 से लागू किया गया था। 2000 के अधिक पॉपुलेशन वाले सभी विलेजेस को 2012 तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। जिन एरियाज में फॉर्मल बैंकिंग की पहुंच नहीं है उन रूरल एरियाज में बैंक्स को 25% न्यू ब्रांचेस ओपन करना मैंडेटरी है। सभी के लिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुरू किए गए। स्मॉल अकाउंट के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाइड किया गया। भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के रूप में बनाया है और इसे अचीव करने के लिए कई नई स्कीम्स और पॉलिसीज को लाया गया है। इन पॉलिसीज को सक्सेसफुल करने के लिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन लाइन पर काम करना होगा। रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग मीन्स जहां ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कस्टमर के साथ होता है और इनका अदर बैंक्स और कॉरपोरेशन के साथ कोई लेन देन नहीं होता। बैंक्स कस्टमर्स को ऑल पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे सेविंग अकाउंट्स, ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स, मॉर्टगेजेस, पर्सनल लोन्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा। इन कस्टमर्स को इमेंस प्रॉफिट दिए जाते हैं जैसे वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड्स, डाइवर्सिफाइड क्रेडिट रिस्क एंड स्टेबिलिटी। इन प्रॉफिट के कारण ही ये लोग बैंक्स के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। हालांकि न्यू टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज के कारण बैंक्स के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है। होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग में हाई नेटवर्थ क्लाइंट जैसे कॉरपोरेट, कमर्शियल बैंक्स, मिड साइज कंपनीज एटसेट्रा के लिए बैंकिंग सर्विसेज शामिल हैं। इंडिया में एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है और इसे एक फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। इसलिए यहाँ बैंकिंग के इस स्कोप ऑफ वर्क के बढ़ने का ह्यूज पोटेंशियल है। ये क्लाइंट्स के कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को एक्सेस करने में हेल्प करता है, जो वेरी इजीली उसके थ्रू ब्राउज कर सकता है और सुटेबल एलोकेशन ट्रांसफर्स एटसेट्रा भी कर सकते हैं। ये एक फर्म के लिए इक्वली रिस्की भी हो सकता है अगर उसके सभी फंड्स सिर्फ एक प्लेस पर पार्क्ड हैं और रिस्क ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है। यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग वो बैंकिंग सिस्टम है जिसके अंडर बिग बैंक्स वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज लाते हैं जैसे कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। इसमें एक रूफ के नीचे फाइनेंशियल एक्सपर्ट द्वारा इन सभी सर्विसेज को दिया जाता है। ये लोग मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आसानी से संभाल सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है और ऑपरेशंस को मोर इफेक्टिव बनाता है। हालांकि डिफरेंट पॉलिसी रेगुलेशंस के लिए डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑपरेशंस को डिफिकल्ट बना देते हैं, जो बैंक के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा अगर ऐसे बैंक फेल हो जाते हैं तो इससे कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी गिरावट आती है। कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग बैंक ब्रांचेस की नेटवर्किंग है जो कस्टमर्स को अपने अकाउंट्स मैनेज करने और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज यूज करना अलाउ करती है। आसान वर्ड्स में बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस ब्रांच में आपने अपना अकाउंट ओपन किया उसकी परवाह किए बिना आप किसी भी लोकेशन से किसी भी टाइम पर
बैंक की किसी भी ब्रांच की सर्विसेज ले सकते हैं जो CBS नेटवर्क पर है। बैंक जो कोर बैंकिंग इंप्लीमेंट करता है उसके लिए कस्टमर पर्टिकुलर ब्रांच के कस्टमर की बजाय उस बैंक का कस्टमर बन जाता है। वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग ऑनलाइन सारे बैंकिंग ऑपरेशंस करती है। वर्चुअल बैंकिंग ने बैंकिंग मार्केट में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है, क्योंकि बैंक्स को कंपटीशन में आगे रहने के लिए कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि बैंक्स के फिजिकल ऑफिसेज नहीं हैं, इसलिए वे इस ऑप्शंस को बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पाते हैं। इस प्रकार बैंक इन बेनिफिट्स को अकाउंट फी या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में कस्टमर को देते हैं। इंडियन मार्केट्स में ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ टिपिकल फियर्स एक एवरेज इंडियन को जकड़े हुए हैं। बजाय मशीन पर भरोसा करने के, कस्टमर अभी भी बैंक स्टाफ पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ वो पर्सनली जाकर बात कर सकते हैं। नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग के सिमिलर है। नैरो बैंकिंग का मतलब है फंड्स में एंगेज होना, ना कि एक्टिविटी में। सो सिंपली नैरो बैंकिंग लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स को रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जुटाने का काम करती है। इस टाइप की बैंकिंग में मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में मनी इन्वेस्ट करते हैं। ये मार्केट के रिस्क को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। इस टाइप की बैंकिंग के लिए डेडिकेटेड बैंक्स को नैरो बैंक्स कहते हैं। पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ को उन एक्टिविटीज़ के रूप में डिफाइन किया जाता है जिन्हें बैंक अपनी डेली एक्टिविटीज़ से अलग करता है, जैसे विड्रॉल और डिपॉजिट ऑफ मनी। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डिपार्टमेंटली और सब्सिडरीज को सेट करके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस पर जोर देती है और इसका एम बैंकिंग एक्टिविटीज से कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है। ये एक्टिविटीज रेट पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिड्यूस करना चाहती है। ऑफशोर बैंकिंग। जब कोई बैंक फॉरेन कंट्री में दूसरे कंट्री की करेंसी एक्सेप्ट करता है तो ऐसी एक्टिविटीज को ऑफशोर बैंकिंग कहते हैं। कभी कभी लोगों को उससे ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है जो उनका बैंक ऑफर कर रहा है। इन सच केसेस वो ऑफशोर बैंकिंग को चुनते हैं। ये प्राइवेसी और मिनिमल टैक्सेशन जैसे फाइनेंशियल और लीगल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग एक्टिविटी है जो शरिया के प्रिंसिपल के हिसाब से और इस्लामिक इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। ये ऐसी बैंकिंग एक्टिविटी है जो स्ट्रिक्टली इस्लामिक लॉ, शरिया के प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक के थ्रू प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती है। इस्लामिक बैंकिंग के लिए एक बेटर और मोर एप्ट टर्म शरिया कॉम्प्लायंट फाइनेंस है। शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग से मतलब इन सभी नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से है जो ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक के सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली ट्रेडिशनल बैंकिंग करते हैं लेकिन रेगुलेटेड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर रहकर ऐसा करते हैं। इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं: क्रेडिट इंटरमीडिएशन, किसी भी प्रकार की लैंडिंग एक्टिविटी जो एटलीस्ट एक इंटरमीडियरी को इंक्लूड करके सेवर और बोरोवर के बीच होती है। लिक्विडिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लोन्स जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए डिपॉजिट्स और कैश लाइक लायबिलिटीज जैसे शॉर्ट टर्म डेबिट्स को यूज करना। मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को यूज करना। इन इंडियन फाइनेंशियल एरिना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs के लिए शैडो बैंक्स टर्म का यूज किया जा सकता है। हालांकि इंडिया में NBFC को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1963 से रेगुलेटेड किया है। अदर एग्जाम्पल्स हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मॉर्गेज कंपनीज एटसेट्रा। रिलेशनशिप बैंकिंग। रिलेशनशिप बैंकिंग एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसमें बैंक अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करने का डेलिब्रेट एफर्ट्स करते हैं। ये बैंक्स को बोरोवर्स के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करने में भी हेल्प करता है और ऐसे कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। क्लाइंट्स भी अक्सर रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और मोरल हैजर्ड बिहेवियर को अवॉइड करते हैं। हालांकि बैंक हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्करेज कर सकते हैं।
क्लाइंट अक्सर अपने लोन टर्म्स को रीनेगोशिएट करते हैं और इसलिए बैंक के लिए ये इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आइए जानते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। द करेक्ट आंसर इज ए, चेन बैंकिंग। द करेक्ट आंसर इज बी, सोशल बैंकिंग। द करेक्ट आंसर इज डी, all of the above. The correct answer is C, retail banking. The correct answer is A and B, bank that undertake activities either departmentally or by setting up subsidiaries, and bank that performs apart from its daily activities like withdrawal or deposits. That's all from my side. Thank you so much for your time. Now we will meet again in the next session. इस चैप्टर के एंड में हमने सीखा बैंकिंग की अलग अलग लिस्ट के बारे में, ब्रांच और यूनिट बैंकिंग के बीच के डिफरेंस को समझा, होलसेल और रिटेल बैंकिंग के बीच के डिफरेंस को समझा, कोर एंड वर्चुअल बैंकिंग के बीच के डिफरेंस को समझा, चेन एंड कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग के डिफरेंस को जाना। हमने सीखा कि सोशल, नैरो, इस्लामिक और शैडो बैंकिंग क्या हैं। साथ ही रिलेशनशिप, पैरा, ऑफशोर और ग्रीन बैंकिंग के बारे में भी जाना और मिक्स्ड और यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है वो भी समझा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन।